So today we will study the aspects of environmental scanning. There are two aspects of environmental scanning, which we studied earlier also 2 days back. That is, one is environmental search and the other one is, दो थे बताओ, एक environmental search और दूसरा, what is the second one? Environmental diagnosis. हाँ, तो हमने ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कहां पर ये था, आपको याद आ जाएगा। ये जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे थे, मीनिंग ये देखो, इसमें एनवायरमेंटल सर्च और एनवायरमेंटल डायग्नोसिस को मैंने अंडरलाइन भी किया। हमने तब पढ़ा था कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज मेड अप ऑफ 2 सब प्रोसेसेस, पढ़ा था ना। तो मींस देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. One is environmental search, the other one is environmental diagnosis. So first of all, we will learn about environmental search. ये लिखा हुआ है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड लाइन देखिए, इट इंक्लूड्स 2 things: what to search, where to search. What to search, what environmental factors you want to know about, what are the environmental variables or factors which you want to concentrate upon, right? Where to search means to extract complete information, as much information as is possible about these environmental factors. That is where to search. What to search, कि एनवायरमेंट स्कैनिंग करनी है तो क्या सर्च करना है, उसमें कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं हमें सर्च करने हैं. एंड देन वेयर टू सर्च मींस कि इसके लिए किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सर्चिंग द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 बातें आ रही हैं. तो पहली चीज क्या है, द टाइप ऑफ फैक्टर्स टू बी सर्च्ड या स्कैन्ड, एक ही बात है. द टाइप ऑफ फैक्टर्स टू बी सर्च्ड और scanned. You all know that environment is made up of numerous, countless factors. There are countless factors in the environment which affect or may affect the running of an enterprise, the operations of an enterprise, the working of an enterprise. These are countless. अगर आप count करने लगोगे तो you will find कि there are so many. But at the same time, you also know that all these are not important for you. So you will like to concentrate on those factors which are really important for the working of your organization, which may impact the working of your organization, which may affect the working of your organization. So we have to concentrate only on the relevant factors, which are factors which are relevant for our organization. तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ फैक्टर्स टू बी स्कैन्ड. आपने इतने सारे फैक्टर्स में से कुछ रेलेवेंट फैक्टर्स को ही चूज करना है, उस पे ही कंसंट्रेट करना है. सो द रेलेवेंस ऑफ अ फैक्टर विल डिपेंड ऑन द आंसर्स टू 2 very pertinent or important questions. Number 1, whether a particular factor has an impact on the organization. If so, what is the degree of impact? अब आप कहोगे कि मैम फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? तो फिर इसके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको ढूंढना है. वेदर अ पर्टिकुलर फैक्टर हैज इम्पैक्ट, मैंने ये वर्ड अभी यूज किया था कि एक फैक्टर जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट है तो वो रेलेवेंट है. अगर उसका आपके बिजनेस पे बहुत ही कम इम्पैक्ट है या नहीं है तो वो आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, सीधी सी बात. और इम्पैक्ट है, ये हो गया, चलो कि हाँ जी ये इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है तो ये रेलेवेंट है. बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट. कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस फैक्टर का, जो भी इफेक्ट है या प्रभाव है आपके बिजनेस पे, वो ज्यादा है, उसकी डिग्री क्या है. बहुत ज्यादा है
या मीडियोक्रेसी है या बहुत लो है. तो it will also depend upon the degree. So if the degree is high, the impact of that factor is high, then that is to be analyzed first of all. एक प्रायोरिटी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत होते हैं, उनमें से कुछ आपने चूज किए. क्यों चूज किए? क्योंकि वो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो बिजनेस के लिए रेलेवेंट हैं. अब इसमें से पहला कौन सा, दूसरा, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, दिस योर प्रायोरिटी लिस्ट विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट. जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ध्यान आप उस पर दोगे सबसे पहले. और फिर आप धीरे 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 एक लिस्ट बनाओगे जिसमें 10 फैक्टर्स हैं. 10th नंबर पे वो फैक्टर आएगा जिसका इम्पैक्ट बहुत कम है, पर है रेलेवेंट, तो वो भी है, पर उसका जो डिग्री है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस के लिए, वो थोड़ी सी कम है. सो दिस इज हाउ द फैक्टर्स दे आर टू बी सर्च्ड एंड दे आर टू बी स्कैन्ड. ये देखो बेटे, एक डायल बना हुआ है इसमें, ये देखो, हाई, मीडियम, लो इम्पैक्ट. हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लो हो सकता है. डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, हाई, मीडियम, लो. क्रिटिकल, अगर उसका डिग्री क्रिटिकल हाई है तो क्रिटिकल, अगर उसकी डिग्री मीडियम है तो हाई प्रायोरिटी, अगर वो उसकी डिग्री लो है तो यू विल गिव दैट पर्टिकुलर फैक्टर लो प्रायोरिटी. ठीक है ना. इधर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट लें, मीडियम, डिग्री हाई, हाई प्रायोरिटी, लो. वैसे ना ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत सीधा हम लिख सकते हैं. मैंने जैसे अभी आपको बता दिया कि द फैक्टर्स विच हैव हाई इम्पैक्ट ऑन अवर बिजनेस, दे आर कंसिडर्ड क्रिटिकल and they are given the first priority. They are critical for the business and they are given the first priority. ठीक है ना. Those who have medium kind of impact, they may be given high priority or even some lower than the higher priority. And those who have very low impact on the business, they are given low priority. आप सीधा लिख सकते हैं 3 लाइनों में, ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसको कि ये नीचे बस ये लिख दिया है कि इन्होंने लिखा है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि which factor is critical, which is to be given high priority and which is to be given low priority. इसके बाद फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब आपने चूज करना है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कि मेरे बिजनेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. तो ये चूज करने में भी आपको कुछ फैक्टर्स हेल्पफुल होंगे, जैसे कि नंबर 1, नेचर ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है. It is the exact nature of the environment that has impact on the selection of environmental factors for analysis that differs from case to case. In case the organizational factors है, S लगेगा, are homogeneous and stable, there is lesser need for environmental search. सीधी सी बात है. क्यों? आपने ये देखना है कि environment में जो factors हैं वो किस तरह के हैं. What is the nature of the environment? अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल है, यानी जो फैक्टर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो होमोजीनियस है, एक जैसे रहते हैं और स्टेबल रहते हैं, तो फिर एनवायरमेंटल सर्च की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी. क्योंकि आपको तो पता ही है कि दीज आर द फैक्टर्स, हमेशा यही होते हैं, कुछ नया होने नहीं वाला है. तो फिर यू वोंट लाइक टू go in for such a, you can say that, long exercise, expensive exercise which is known as environmental scanning. तो हमें पता ही है पहले से कि हाँ मेरा बिजनेस इस नेचर का है और यही फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो बार बार मुझे क्या स्कैन करने की जरूरत है. तो इन दैट केस द नीड फॉर एनवायरमेंटल सर्च, it will be very very less. In case the environmental factors are homogeneous and they are changing also, the organization is to watch these changes for which it needs information. अब ये ठीक है कि जो environmental factors हैं वो homogeneous हैं, एक जैसे हैं, but वो stable नहीं है.
they keep on changing. In that case, एक need arise होगी, that is the need of information. कि कौन से factors change हो रहे हैं, कितनी rapidly change हो रहे हैं, और उसके लिए हमें instantly क्या action लेने की जरूरत है. So there is some, it is a worrisome situation कि factors they keep on changing. उनमें changes आती हैं बहुत जल्दी जल्दी. तो वो पता लगाने के लिए किस factor में कब कितनी change आ रही है, you need a lot of information. So that need has to be there. It is there and that has to be satisfied. Your informational needs should be satisfied in order to know what kind of factors are changing and how much they are changing. कितना उनमें change आ रहा है. Third है, factors are heterogeneous but they are stable. हम अलग अलग conditions पढ़ रहे हैं. अब जो मेरे बिजनेस को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हिट्रोजीनियस है, अलग अलग तरह के, एक जैसे नहीं है पर स्टेबल है. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिफाइंग द हिट्रोजीनियस फैक्टर्स. अब अगर होमोजीनियस होते तो जरूरत नहीं थी, पता है कि एक जैसे हैं, पर ये पता है कि अब जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. देन व्हाट द टॉप लेवल हैज टू डू, या व्हाट द स्ट्रेटेजिस्ट ही हैज टू डू, he is to identify the heterogeneous factors and the way these factors will influence the organization. ठीक है. So once this is done, the organizational spotlight becomes more brighter as these factors do not change rapidly. अब ये तो हम पढ़ रहे हैं heterogeneous हैं but they are stable हैं. तो आपको बस ये पता लगाना है कि what are these heterogeneous factors. Once you come to know the heterogeneous factors, then there is no other need because you know that these are stable also. तो कोई information की जरूरत नहीं है. और अब एक last ही possibility रह गई है. They are heterogeneous as well as they are changing, means they are dynamic in nature. ये सबसे critical situation ये होती है एक business house के लिए, when the environmental factors are heterogeneous as well as they are dynamic, they keep on changing. एक तो अलग अलग हैं, पता नहीं कब कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर जाए, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और ऊपर से वो क्या है, डायनामिक हैं, चेंज होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते. तो यहां पर पर्टिकुलरली फोर्थ जो केस है, जो आप फोर्थ पढ़ रहे हो पॉइंट, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एनवायरमेंटल सर्च करने की. फोर्थ पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो, फोर्थ केस. तो हमने 4 पढ़ लिए कि कैसे कब कब एनवायरमेंटल स्कैनिंग की कितनी जरूरत पड़ेगी, या सर्च अभी हम पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट को सर्च करना, ढूंढना, एक्सप्लोर करना, उसकी कितनी जरूरत पड़ेगी, ये आपने 4 कंडीशंस पढ़ ली. और फोर्थ कंडीशन इज द कंडीशन वेयर the factors are heterogeneous, they are to be identified, and moreover they're dynamic, they keep on changing. So much of information is also required, which factors are changing and in what degree they are changing and in what degree they are affecting the business. So this is the fourth case where the most of the environmental search is required. Second is managerial philosophy. हम क्या पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स क्या है, क्या पढ़ रहे हो, एनवायरमेंटल सर्च पढ़ रहे हो. ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, द टाइप ऑफ फैक्टर्स टू बी सर्च्ड और स्कैन्ड. नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच टेल अस दैट what are the environmental factors, those are to be taken into consideration. इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, पहला नेचर ऑफ एनवायरमेंट, दूसरा मैनेजरियल फिलॉसफी. मैनेजरियल फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी थिंकिंग, उसका विजन. फिलॉसफी जैसे काम करने की एक फिलॉसफी होती है. कई लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं, और हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग वेरी गुड. ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा काम करती है, आपने ओबी में पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बिहेव करती है. द पीपल हु आर वर्किंग देयर, they make or break an organization.
वही होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले भी और एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने वाले। तो मैनेजरियल फिलॉसफी कैसी है, ठीक है ना? तो मतलब कि मैनेजमेंट की क्या थिंकिंग है, मैनेजमेंट की क्या थिंकिंग है, और जो मैनेजरियल फिलॉसफी होगी दैट विल डिटरमिन द, लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, द एक्शंस दैट मैनेजर्स विल टेक in connection with the different factors that influence their decisions. ठीक है? The managerial philosophy covers the manager's attitudes, their reaction to the situations, the way they look at the things. This is the philosophy. सोच, thinking कि जो टॉप लेवल है वो क्या सोचता है, वो उसका काम करने का क्या तरीका है, उसका दूसरों से काम लेने का क्या तरीका है, वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे एक्सटर्नल हैं, उनको किस तरह से वो जज करता है। तो ये फिलॉसफी बन जाती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? इफ द मैनेजर्स आर पॉजिटिव एंड दे आर फॉरवर्ड लुकिंग, they are long sighted and are interested in future. So it all depends upon the positivity, forward looking attitude. Then if the leader is, the top level is, the top manager, the top person is positive in nature और उसकी अप्रोच फॉरवर्ड लुकिंग है आगे की ओर, तो ऑर्गेनाइजेशन हर हालत में ग्रो करेगी, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ द फिलॉसफी अफेक्ट्स द choice of the environmental factors also. ये देखिए लिखा हुआ है सेकंड, ये जो थर्ड लाइन पढ़ो, इट इज द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ द माइंड which gives much importance to environmental scanning as they need much more information. It is these people who strongly believe in opportunities knock at your door once. कहते हैं ना, मौका एक ही बार मिलता है, उसको गवाना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज दे आपके डोर को एक ही बार खटखटाती हैं, वो ठक ठक करती है अपॉर्चुनिटी। आपने उसको दरवाजा खोल के बुला लिया अंदर तो ठीक है, अगर वो खड़का के चली गई फिर नहीं आएगी दोबारा। तो यू हैव टू बी ओपन सिस्टम, in other words you have to open your doors, you have to open your windows so that opportunities may enter. And if this is the philosophy of the management, to be an open system, to be open minded, to be proactive, then they will have an interest in gathering more and more information and making realistic plans and policies for the organization, making very very effective strategies for the organization for the ultimate growth of the organization. ठीक है ना? एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की एज है कि कितने समय से इट इज इन ऑपरेशन, फॉर हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इन ऑपरेशन, कितने समय से ये अपना काम कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, दैट ऑल्सो डिटरमिन्स द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड. द एजर ऑर्गेनाइजेशन हैज little information about environment as its managers are already swimming in the organizational changes caused by environmental changes. They are seasoned and know what is what and what is the level of impact of each force. हाँ ठीक है, जितनी एजर, एजर तो कोई वर्ड, एजेड नहीं होना चाहिए, एज GED, द मोर एजेड होता है एजेड, जितनी बड़ी देर से ऑपरेट कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि एनवायरनमेंट में किस तरह की चेंजेस आती हैं, उसको कैसे टैकल किया जाता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी निकल चुके हैं इन फेजेस से, they already know many things, they are experts now, they are experienced ones, they are seasoned. seasoned क्या होता है? एक seasoned person किसको कहते हैं? very seasoned, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जो लर्नेड हो, जो सोच समझ के और जो बहुत इंटेलिजेंट बात करता हो, वो सीजनड होते हैं। वो लोग सीजनड होता है जिन्होंने कई सीजन्स देख लिए, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है।
आप ना जब लोगों को मिलते हो ना, आप एनालाइज किया करो उनकी पर्सनालिटी। आप पढ़ चुके हो ना पर्सनालिटी, तो मन नहीं करता आपका कि भी मैं, मेरे को तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, चलो अपने क्लासमेट्स को आप नहीं जज कर सकते बिकॉज आप एक ही लेवल पे होते हो, कर भी सकते हो, पर आपसे जो बड़े हैं, आपके कोई नेबर्स हैं, कोई और आपको मिलने आता है, आपके टीचर्स हैं कॉलेज में, और कई टीचर्स हैं, ये मैं कॉमर्स की इतनी बात करी, और भी कितने टीचर्स हैं जिनको आप जानते हो, मिलते हो, या उनको सुनते हो, अगर नहीं मिले तो सुनते तो हो कभी ना कभी बात करते हुए या वैसे, है ना बेटे। बात करने के ढंग से, बोलने के ढंग से, इवन मैं तो कहती हूँ चलने के भी ढंग से, बैठने के भी ढंग से पता चल जाता है द पर्सन इज सीजन्ड और नॉट। तो ये चीज ना आप पढ़ चुके हो ना, तो आप इन चीजों को थोड़ा सोचा करो कि मैं देखूं जो हमने पढ़ा है, मैम ने ये बताया था सीजन्ड, जिसको बात करने का बहुत तरीका आता हो, इंटेलिजेंट टॉक जो करता है, इसको एक्सपीरियंस होता है, और जो बड़ा कामली दूसरे की बात सुन के एक बड़े प्यार से एक जवाब देता है सोच समझ के, मैं मेरे अकॉर्डिंगली वो सीजन्ड है। मैं अपनी बात कर रही हूँ इस टाइम, ये नहीं एकदम गुस्से में आ गए, एक्साइटमेंट में आ गए, बेकार की बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम इतने बड़े होकर आपके लेवल पे आ जाऊं मैं और आपके साथ मजाक करने लग जाऊं, तो पता नहीं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं। तो ये होता है कि सीजन्ड, दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड, those who know many things, and those who react very very like you can say that in a balanced manner, they are seasoned people. तो जो जितना ऑर्गेनाइजेशन की एज बढ़ती जाएगी, तो जितने वहां के लोग हैं वो उतने एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, और वो सीजन्ड होते हैं, और इसलिए उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज यंग, तब क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, इट्स मैनेजर्स आर हॉट ब्लडेड, दे नीड कूलिंग डाउन ऑफ देयर ब्लड and collect more and more information, and later they decide what is relevant and what is not. अब जो बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, वो because they are new in the field, they don't have so much of experience, so they behave like that only. So they are not that much experienced, so they need more of the information to decide which factor is relevant and which is not relevant, because they don't have any experience, like those organizations which are running for a number of years. In those organizations, people are experienced, they know what factors can affect their business, how to handle the obstacles or challenges, how to exploit the opportunities, they know this. वही फर्क होता है ना, एक आप एक पर्सन जिसको एक जगह पे काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, उसको पता होता है कि ये क्या क्या होता है, इस जैसे कॉलेज में ही देख लो, जो आप सीनियर टीचर्स हैं उनको बड़ा कुछ पता है, वो आपको अच्छे से आप वो पूछते भी ज्यादा सीनियर टीचर्स को ही हो कि इनको पता होगा, होता है ना ऐसे। तो ये क्यों, आप क्यों ऐसे करते हो कि आप खुद तो नहीं, इन्हीं मैडम से पूछते हैं, उनको पूछते हैं, उनको पता होगा, क्यों ऐसे आप करते हो, क्योंकि आपके मन में भी एक बात होती है कि वो सीनियर टीचर है, उनको पता होगा। तो फर्क होता है ना बेटे, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप नए होंगे शुरू में, धीरे धीरे जब आप काम करेंगे, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की एक एक बात पता चल जाएगी कि ये मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ की वर्किंग कैसी है, आप एक हिस्सा बन जाओगे उसका। देर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यूअर वंस। देन टाइप ऑफ द बिजनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस किस तरह का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें एनवायरमेंट से लेनी है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल सर्च, आप याद है ना, हम यही पढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंटल सर्च के लिए बेटे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यू कैन से दैट एनवायरमेंटल सर्च डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। तो उनमें से एक आपने पढ़ा एज ऑफ बिजनेस, अभी एक पढ़ रहे हो टाइप ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। In case an organization has defined business in narrow terms, then the focus of the organization will be narrow as far as environment is concerned. अगर एक बिजनेस की एक्टिविटीज नैरो हैं, उसके ऑपरेशंस लिमिटेड हैं, और उसने डिफाइन किया हुआ है कि बस हमने यही काम करना है,
तो उनकी जो एनवायरमेंटल सर्च की जो नीड है या इंफॉर्मेशन की जो नीड है वो कम है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज ही लिमिटेड है. पर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉड, performs number of functions, ठीक है, that way it will require much more information. आपकी बुक में लिखा हुआ है definitely the information needed is much broad and much varied. फिर उसको बहुत ज्यादा और अलग अलग तरह की, वेरीड होता है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सब कुछ इसी पे होता है. साइज एंड पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. साइज, तो फिर से तो सिंपल ही है, जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतनी ही ज्यादा उसको जरूरत पड़ेगी एनवायरमेंटल सर्च की, उतनी ही ज्यादा उसको जरूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर पावर, पावर का क्या मतलब है यहाँ पे? It is the relative power of the organization which plays significant role as to what is the extent of information needed. That is, to what extent an organization can influence the environment. ये होता है power and get influenced by the environmental forces. Reliance is powerful or not? Yes, yes. Why? Why? Because it influences the business environment of India. It gets influenced by the environment, but it also influences the environment. कितनी इंडिया में फर्म्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं? अभी तो आप तो यही पढ़ते आ रहे हो कि बिजनेस फर्म्स अफेक्टेड होती हैं एनवायरनमेंट से, but there are certain powerful organizations in our country, powerful business houses in our country which influence the environment. आपको पता है, इनसे पूछ के बनती है पॉलिसी. आपने कल, अगर बच्चे आप न्यूज देखते हो, मैं रोज देखती हूँ रात को 9 बजे, तो उसमें मैंने देखा कि जो मोदी वो कर रहा था, मीटिंग कर रहा था जूम पे, वर्चुअल मीटिंग कर रहा था वो चीफ मिनिस्टर्स के साथ, 10 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी. उन 10 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं. ठीक है, तो मैंने ना, जैसे मैं एकदम न्यूज देख रही थी, तो उसमें जैसे आप और मैं दिख रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स दिख रहे थे, मोदी दिख रहा था, तो उसमें अंबानी भी दिख रहा था, मुकेश अंबानी. वो चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, है क्या? नहीं है, बट ही वॉज इन द मीटिंग. मैं एकदम बैठे बैठे मेरे मुंह से निकला, मेरे को अंबानी भी बैठा हुआ है इसमें, तो एकदम जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ऐसे बोली मैं टीवी देखते हुए, बिकॉज ही इज सो पावरफुल कि मोदी ने उसको भी बिठा रखा था मीटिंग में. देख लो आप, सिर्फ इसलिए कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है या और चीजों की जरूरत कमी पड़ रही है कुछ जगहों पे, तो ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इनकी क्या सोच है, ये क्या कहते हैं? देख लो, दिस इज द पावर जो आप पढ़ रहे हो. तो the informational needs, they also depend upon the size as well as the power of the organization or the business house. ठीक है, देखो, the findings are, the more powerful is the organization relative to its competitors, the less it will focus on the competitive sector of the environment. होगा कि नहीं ऐसे? अब अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ जाए कंपटीशन में, उनका कोई ध्यान नहीं है उस तरफ. उनका ध्यान है इनोवेशन की तरफ, उनका ध्यान है इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी, उनका ध्यान है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. दे आर नॉट कंसर्न विद द कॉम्पिटिटर, नॉट एट ऑल. जियो ने तो वैसे ही सबको उड़ा दिया था, हुआ था ना ऐसे. तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है उनका, तो फिर जरूरत ही नहीं है उनको ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की. The less dependent the organization is on the government for subsidies and other facilities, less it will emphasize the environmental analysis on the political aspect of the environment. तो भाई अब मैं तो एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगी ये सारा. Do you think Reliance is dependent on government for subsidies? No, not at all. वो तो गवर्नमेंट को कहेंगे हमसे ले लो पैसे आप, उनको तो इतनी पावर है उनमें. ठीक है, तो that in that case such a powerful organization
will never ever be influenced by the political factors of the environment. उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन कितनी सब्सिडी अनाउंस हुई, कितने डिस्काउंट मिल रहे हैं, कहाँ पे बिजली फ्री मिल रही है. दे डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स. उनको नहीं फर्क पड़ता चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए चाहे कांग्रेस की आ जाए. दे आर लीस्ट affected by the political factors of the environment. Then the lesser is the dependence of the organization on one or few suppliers, the less will be its attention on the supply factor of the environment. सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक या कुछ सप्लायर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हम बात करें पावरफुल की, ये तीनों पॉइंट्स पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, हु आर द सप्लायर्स, व्हेन दे आर गोइंग टू सप्लाई, बिकॉज दैट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन supplier. They have a large network of suppliers. They don't bother about one or two. They don't need information about them. Their base is so strong that they are so powerful that certain environmental factors, they don't affect them and they don't need information about them. आ गया समझ में अब आपको ये पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इंफॉर्मेशनल नीड्स. जियोग्राफिक डायमेंशंस तो है ही है. जियोग्राफिकल जो लोकेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्प्रेड है, उसका जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना है. अगर वो जियोग्राफिकली कम स्प्रेड है, थोड़ी जगहों पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं. बट इफ योर बिजनेस इज इंटरनेशनल, देन यू नीड a very exhaustive, comprehensive environmental search. Not only the search is to be done in India, but also in those countries where your business is operating. So it all depends upon the geographic dimensions of your business. If the dimensions are low, if it is concentrated to few places, then less of the information is required. But if your geographic spread is more, बहुत जगह आपका business फैला हुआ है, तो आपको उतनी ही ज्यादा एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जरूरत है, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन एनवायरमेंटल सर्च की जरूरत है. समझ आ गया ये आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.